हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलो इंजीनियर्स। एमपीपीएससी एई 2021 इंटरव्यू करंट अफेयर बर्निंग इशू सीरीज़ का आज हमारा पहला वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कर्नाटक असेंबली इलेक्शन 2023, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में। वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती है या इंटरव्यू के लिए आपको उन चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इनमें भी जो विधानसभा चुनाव है वो 2023 में होना प्रस्तावित है। पर अगर इंटरव्यू जो है वो इन 3 चुनाव के पहले हो जाता है तो कहीं ना कहीं कर्नाटक इलेक्शन सबसे बड़ा इलेक्शन रहेगा बिफोर इंटरव्यू। तो अगर आपका पॉलिटिक्स से थोड़ा सा भी क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा टॉपिक हो सकता है डिस्कशन के लिए। तो कर्नाटक इलेक्शन के बारे में जानने से पहले हम कर्नाटक स्टेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक स्टेट की बात करें तो कैपिटल इसका बेंगलुरु है। पॉपुलेशन मोर देन 6 करोड़ है। स्पेसिफिक डिजिट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए बस। लैंग्वेज कन्नड़ा है। नेशनल एनिमल हाथी, एलिफेंट। नेशनल बर्ड इंडियन रोलर। नेशनल फ्लावर जो है वो लोटस है। डिवीज़न जो है वो कर्नाटक में 7 है और टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कर्नाटक के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है। ये पहले व्यक्ति है मध्य प्रदेश से जो कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं। अभी तक कर्नाटक मध्य प्रदेश से संबंधित कोई भी व्यक्ति कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कार्यरत नहीं थे अभी तक। थावरचंद गहलोत जो है वो प्रथम व्यक्ति है मध्य प्रदेश से जो कि राज्यपाल बने हैं। अब ये मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में कहाँ से है? नागदा से। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अब जो भी उज्जैन, नागदा या इसके आसपास के एरियाज़ में रहता है, कहीं ना कहीं वो स्टडी कर सकते हैं इनके बारे में डीप में। बट ओवरऑल की अगर हम बात करें तो इतना काफ़ी है, और ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन की बात करें तो देखिए, टोटल विधानसभा इलेक्शंस थे जिसमें कि मुख्यमंत्री चुन के आता है। विधानसभा सीट कितनी थी कर्नाटक में? तो 224 विधानसभा सीट है कर्नाटक में। अब मेजॉरिटी कैसे डिसाइड होती है कि बहुमत जिसे कहते हैं कि अगर किसी पार्टी को बहुमत है तो वो सरकार बना सकती है। तो बहुमत क्या होता है कि जितनी टोटल सीट है उसके आधी सीट से एक सीट ज़्यादा होनी चाहिए तो वो बहुमत होता है, यानी कि मोर देन 50% होना चाहिए। तो कर्नाटक में जो है वो 224 विधानसभा सीटें हैं। अगर उसका आधा करें तो 112 और +1 तो 113 जो है वो मेजॉरिटी डिजिट है। कर्नाटक के लिए 113 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। मतलब अगर कोई भी पार्टी 113 सीट जीत लेती है इस विधानसभा चुनाव में तो वो बहुमत से अपनी सरकार बना सकती है बिना किसी पार्टी के सहयोग या गठबंधन से। चुनाव की बात करें तो चुनाव कब हुए थे? जो 10 मई 2023 को चुनाव हुए थे विधानसभा के, और वोटों की काउंटिंग और रिज़ल्ट का दिन जो था वो 13 मई 2023 को 13 मई को काउंटिंग हुई थी और रिज़ल्ट आया था। 13 मई को रिज़ल्ट आने के बाद कुछ समय तक जो है वो खींचतान चली थी मुख्यमंत्री के बारे में कि कांग्रेस को बहुमत मिला था तो उनकी तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था वो हुआ था 20 मई 2023 को, जिसमें कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर ने शपथ ली थी। विधानसभा चुनाव 2023 में हुआ। उससे पहले विधानसभा चुनाव कर्नाटक में जो है वो 2018 में हुए थे। तो 23 से पहले 2018 के चुनाव का जायज़ा ले लेते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां बनी थी और राजनीतिक घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ था। तो जब 2018 का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो कहते हैं वो बनी थी, बट वो भी मेजॉरिटी मार्क्स से पीछे थी। बहुमत का जो आंकड़ा था 113 सीट, उस तक नहीं पहुंच पाई थी। बीजेपी को मिली थी 104 सीटें, कांग्रेस को 80, जेडीएस जनता दल सेकुलर को 37 और अदर अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं 113 का मार्क जो है वो बहुमत का मेजॉरिटी मार्क जो है वो कोई पार्टी हासिल नहीं कर पाई थी। कोई भी पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंच पाई थी। बट बीइंग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो अपना मुख्यमंत्री बनाने का और सरकार बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास पेश किया। अब आनन फानन में उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण जो है आनन फानन में वोट टेकिंग सेरेमनी करा ली और मुख्यमंत्री बना दिया। तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बने, पर वो कुछ ही दिन रह पाए क्योंकि उनको जो जेडीएस और बाकी का सपोर्ट नहीं मिल पाया।
अब सपोर्ट ना होने के कारण जो है वो फ्लोर टेस्ट के कुछ ही समय पहले, कुछ ही आवर्स पहले जो है उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद सरकार बनी कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन की सरकार, जिसमें कि जेडीएस जो था वो किंग मेकर था, क्योंकि सरकार बीजेपी और कांग्रेस दोनों बना सकते थे जिनको भी जेडीएस का साथ मिल जाता। जेडीएस की कुछ अपनी शर्तें थी, उन शर्तों के बेसिस पे जेडीएस ने ये कहा, जनता दल सेक्युलर ने, कि हमारे जो प्रेसिडेंट है एचडी कुमार स्वामी, उनको जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार, और एचडी कुमार स्वामी को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाएगा। कुछ समय बाद वो सरकार भी टूट गई। कुछ एमएलएज जो है, जैसे कि अधिकतर राज्यों में आजकल हो रहा है, कुछ एमएलएज जो है वो बीजेपी के साथ जाकर जुड़ गए और मेजॉरिटी मार्क जो है वो बीजेपी के पास आ गया। अब उसके बाद बीजेपी ने सरकार बनाई, तो बीजेपी की सरकार में बीएस येदियुरप्पा जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। सब कुछ सही चल रहा था, फिर ऊपर से हाईकमान के फैसले के बाद जो है वो बीएस येदियुरप्पा को की जगह बसवराज बोम्मई को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इस पूरे घटनाक्रम की एग्जैक्ट डेट्स आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट स्पेसिफिक देख सकता है, जैसे कि 13 से 18 तक जो है वो कांग्रेस के सिद्धारमैया जो है वो चीफ मिनिस्टर थे। फिर बीएस येदियुरप्पा बने थे 17 मई से 23 मई तक। फिर वो फ्लोर टेस्ट के पहले उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी बने, वो 1 साल तक से ज़्यादा रहे, 23 मई 18 से 23 जुलाई 19 तक। उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, बीएस येदियुरप्पा बने, और उसके बाद बीजेपी की तरफ से बसवराज बोम्मई को बनाया गया। तो बसवराज बोम्मई अभी जो बीजेपी की तरफ से प्रेसिडेंट, वो चीफ मिनिस्टर थे। तो जो इम्पोर्टेंट फिगर्स आपको याद रखने हैं कर्नाटक इलेक्शंस के से रिलेटेड, तो वो ये कुछ 4-5 लोग ही हैं। फ़ोटो देख के ज़्यादा याद रहता है, तो कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स: बीएस येदियुरप्पा, जो कि बीजेपी की तरफ से चीफ मिनिस्टर थे, बट उनको हटा दिया गया था, और उसके बाद बसवराज बोम्मई को बनाया गया था। एचडी कुमार स्वामी, जो जनता दल सेकुलर के प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट भी है, और ये चीफ मिनिस्टर बने थे कांग्रेस और जेडीएस का जो गठबंधन हुआ था उसमें। उसके बाद इनका जो है ये फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाए थे। इनकी कुछ रोती हुई तस्वीरें भी सामने आए थे, तो वो काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल एक चीज़ हुई थी। उसके बाद सिद्धारमैया, ये अभी के प्रेसिडेंट, इनके अभी के चीफ मिनिस्टर, इनके बारे में बात करेंगे हम। बसवराज बोम्मई, जो बीजेपी की तरफ से अभी चीफ मिनिस्टर थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, बिफोर द इलेक्शन, जो भी आप कहो। तो ये 4-5 फिगर जो है वो हमें इंपॉर्टेंट है याद रख। अब उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक असेंबली इलेक्शन 2023 की। तो इसमें देखिए, इसमें जो है मेजॉरिटी मार्क जो है वो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस को मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी को मिली 135 सीटें, जो कि मेजॉरिटी मार्क 113 सीटों से बहुत ज़्यादा है। बीजेपी को मिली 66 और जेडीएस को मिली 19 सीटें, और जो है बाकी अन्य को मिली। तो इसमें साफ से हम देख सकते हैं कि कांग्रेस को जो है वो स्पष्ट बहुमत मिल गया था। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, पर स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भी जो है वो सीएम फेस डिसाइड नहीं कर पा रही थी कांग्रेस। काफ़ी दिनों तक डिस्कशंस, मीटिंग हुई। जो 2 लोगों के बीच में सुई अटकी हुई थी वो थी सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच में। अब ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है कर्नाटक कांग्रेस के। तो अंततः ये फैसला हुआ कि चीफ मिनिस्टर जो है वो सिद्धारमैया बनेंगे और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है डीके शिवकुमार बनेंगे, जो कि पार्टी प्रेसिडेंट भी है स्टेट के कांग्रेस की तरफ से। अब ये जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया, ये 24वें सीएम बने हैं। कर्नाटक का ये ट्रेंड रहा है कि हर साल जो है वो गवर्नमेंट चेंज होती है, कभी भी सेम पार्टी की 2 बार सरकार नहीं बनती है पिछले कुछ सालों से। बिल्कुल राजस्थान की तरह इनका ट्रेंड रहा है। फिर भी कांग्रेस के, क्योंकि देश में जिस तरीके लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की कांग्रेस के हालात होते हैं, उसके बावजूद ये एक तरफा मेजॉरिटी मार्क टच करना, तो इसके कुछ रीजंस रहे होंगे। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या मेजर रीजंस थे। तो कहीं ना कहीं 3-4 चीज़ें थी कि जो भारतीय जनता पार्टी थी उनका स्टेट में बहुत बड़ा कोई फेस नहीं था। बसवराज बोम्मई थे, बट सारा जो कैंपेनिंग की गई वो मोदी को सेंटर में रख के की गई, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और दूसरी चीज़, सीएम के जो भी काम थे उनके कामों को ना बढ़ावा दे के जो है वो पीएम की तरफ ध्यान डाइवर्ट किया गया। दूसरी चीज़ ये थी कि कांग्रेस ने पे सीएम कैंपेन का काफ़ी ज़ोरों शोरों से कैंपेन चलाया था, पे सीएम, जिसमें ये कहा गया था कि कर्नाटक गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी वो 40% उसमें भ्रष्टाचार जाता था। अगर 100 रुपये होते थे तो वो 40%, 40 रुपये का भ्रष्टाचार होता था, उसमें 40% की कमीशन देना पड़ती थी। तो इस मुद्दे को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया गया था। और उसके बाद जो है
सारे जो पॉलिटिकल गुरुज हैं उनका कहना है कि कांग्रेस ने जो 5 योजनाएं दी थी, प्रस्तावित की थी, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण था जिससे कि कांग्रेस गवर्नमेंट को जो है वो स्पष्ट बहुमत मिला है। तो क्या क्या 5 गारंटीज़ थी कांग्रेस की, वो देखते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है वो 5 स्कीम प्रस्तावित की थी, जिसमें सबसे पहला जो था वो गृहलक्ष्मी योजना थी। गृहलक्ष्मी योजना में हर परिवार से एक महिला, जो कि हेड ऑफ़ द फैमिली जो या जो भी होती थी, एक महिला को 2,000 रुपये मंथली पेमेंट दिया जाएगा। दूसरी योजना जो थी वो गृह ज्योति योजना थी, जिसमें कि हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। तीसरी योजना जो थी वो अन्य भाग्य है, जो कि हर बीपीएल परिवार के हर व्यक्ति को 10 किलो चावल राइस दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चौथी योजना युवा निधि, इसमें जो भी ग्रेजुएटेड बेरोज़गार लोग हैं उनको 3,000 रुपये मंथली, और जो भी डिप्लोमा होल्डर बेरोज़गार लोग हैं उनको 1,500 रुपये मंथली जो है वो दिया जाएगा। पाँचवीं योजना दी था उचित प्रयाण स्कीम, जिसमें कि सारी महिलाओं को पूरे राज्य कर्नाटक राज्य में फ्री बस ट्रैवल अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये सारी समरी थी कर्नाटक असेंबली इलेक्शन 2023 की। इसमें सारी जो डेट्स है, स्पेसिफिक डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप का इंटरव्यू जो है वो किसी भी तरीके से पॉलिटिकल फील्ड की तरफ डाइवर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि आप अपने इंटरव्यू को चला सकते हैं। क्योंकि अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो बात कर रहे हैं हम, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उनके इलेक्शन से पहले अगर हमारा इंटरव्यू होता है तो उसमें सबसे बड़ा इलेक्शन उससे पहले जो रहेगा ये कर्नाटक असेंबली इलेक्शन रहेगा। तो ये समरी है, आप इसको लिखने के नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो ठीक है, नहीं बनाना चाहे तो आप सीधे से इसको वीडियो को देख लीजिए, एक बार देख लीजिए और बीच में एक बार और देख लीजिएगा, और इंटरव्यू आए उसके पहले आप रिवीजन कर लीजिए। दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।